हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर और संभवतः ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा क्योंकि सभी कंसेप्ट हो चुके हैं। बस इसमें एक दो कंसेप्ट रह रहे हैं जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मेनली तो सब आपके कंसेप्ट हो चुके हैं। अब इसमें एक आध कंसेप्ट रह जाता है कि अगर हम कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसमें फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड करते हैं, ठीक है, ये लास्ट में पढ़ा था हमने, तो उसके पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये है। तो इसमें हम दो केस पढ़ते हैं कि वन इज बैटरी कनेक्टेड एंड सेकेंड इज बैटरी रिमूव, यानी एक बार बैटरी को कनेक्ट कर रखते हैं और एक बार रिमूव कर देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड करने पर इन वैल्यूओं पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है ये और इससे हम कंप्लीट करते हैं। तो आज का टॉपिक हो गया हमारा बैटरी कनेक्टेड और रिमूव। ठीक है, बैटरी को या एक बार कनेक्टेड करेंगे, एक बार रिमूव करेंगे एंड आफ्टर दैट डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। ठीक है, तो ये केस पढ़ना है हमें। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ई पर क्या पड़ता है, सी पर क्या पड़ता है और उसकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज हम चेक करते हैं। तो सपोज करो कि पहले कैपेसिटर ले लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटर हो गया, इसको हमने फुली चार्ज किया बैटरी लगाकर। तो आपको समझ में आ गया, फुली चार्ज हो गया और जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इस प्लेट पर प्लस क्यू और इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और सपोज करो V वोल्टेज की बैटरी थी और प्लेटों का सेपरेशन था आपका D और इसका एरिया था प्लेट का एरिया A। ठीक है, तो ये चीज हमारी कंसर्न थी पहले से। तो अब हमने क्या किया कि कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया। ठीक है, अब फुली चार्ज करने के बाद हमने क्या किया कि इस कैपेसिटर से बैटरी को रिमूव कर दिया। तो फर्स्ट केस हम चलो रिमूव वाला पढ़ते हैं पहले। तो फर्स्ट पढ़ते हैं जब हमने बैटरी को रिमूव कर लिया। तो बैटरी को रिमूव किया तो ये कैपेसिटर है, ठीक है जी, बैटरी को रिमूव कर दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड कर दिया। डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड किया हमने, ये वही सेपरेशन दी, तो हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड कर दिया है। आपको समझ आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड किया। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड करने से आपको पता है क्या होगा। ठीक है, इन्हें यहाँ चार्ज दे दीजिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लेट का इनसाइड चार्ज नेगेटिव और इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्टेड कर दिया। ठीक है, अभी स्टार्टेड किया है हमने, सब कुछ करो, यहाँ मान लेते हैं ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हमने इंसर्टेड कर दिया इसके अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड करने से क्या होगा कि देखो डाइलेक्ट्रिक के खुद अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन हो जाएगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये एक फोर्स, क्योंकि इनके बीच में फोर्स लगेगी, तो ये एक फोर्स से नीचे आने लगेगा डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में। तो डाइलेक्ट्रिक ज्यादा तेजी से अचानक एक साथ नीचे ना आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके अपोजिट एक F एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी ताकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वगैरह है वो चेंज ना हो। ठीक है, ये धीरे धीरे नीचे आए। तो ये तो सिंपल है कि हम अगर ये आ रहा है तो इसके अगेंस्ट हमने फोर्स लगा रखी है ताकि ये बहुत धीरे धीरे आए। और ये फोर्स लगभग इक्वल नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि अगर इक्वल होगी तो डाइलेक्ट्रिक आएगा ही नहीं नीचे। तो ये थोड़ी कम होगी ताकि डाइलेक्ट्रिक थोड़ा थोड़ा स्लोली नीचे आए। तो अब बात करते हैं कंडीशन की। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ केस पढ़ते हैं हम पहले। तो एक केस ले लेते हैं बिफोर और एक ले लेते हैं आफ्टर। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो आपको हमें समझ में आ रहा है कि क्या क्या निकालना है। तो पहले सपोज करो इनिशियल में Q0 था, पोटेंशियल V0
इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, कैपेसिटेंस सी नॉट, ये सब इनिशियल की बात है, और इनिशियल एनर्जी यू आई, और बाद में हम फोर्स की भी बात कर लेंगे। अब आफ्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर में क्या होगा, तो एक बार बताइए, जब बैटरी को हम रिमूव कर देंगे तो कैपेसिटर पर क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? भाई कैपेसिटर पर जो बैटरी चार्ज लेकर जाएगी वो कांस्टेंट रहेगा, पक्का है भाई। चार्ज तो चेंज हो नहीं सकता, बैटरी जो चार्ज प्लेटों को दे गई अब वो चार्ज वहां से चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि Q नॉट जो है, Q, ये दोनों सेम रहेंगे और ये कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। बैटरी रिमूव करने पर Q पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो Q कांस्टेंट रहेगा, जो Q था वही Q नॉट हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हो Q नॉट इज इक्वल टू Q। तो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो पहले कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस आप हमेशा याद रखिए कि कैपेसिटेंस क्या होता है, K टाइम्स हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस में जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड करते हैं तो वो हमेशा कैपेसिटेंस उसकी K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज हो गई, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला पता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है, इससे निकाल लीजिए। और C इज इक्वल टू क्यू बाई बी से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। C इज इक्वल टू क्यू बाय बी, तो आप चाहें तो दोनों से फाइंड कर लीजिए। तो अगर हम C इज इक्वल टू क्यू बाई बी, क्यू नॉट बाय बी नॉट, ये इनिशियल था, ठीक है। तो यहां से हमें क्या लिखना था, वी नॉट देखना था। तो वी नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी, सी नॉट, ठीक है, इनिशियल था। तो फाइनल हो गया क्यू नॉट, चार्ज तो कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ा है, यानी ये K टाइम्स बढ़ गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल K टाइम्स कम हो गया, ठीक है। या तो आप इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि पोटेंशियल क्या होगा, K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई V इज इक्वल टू ई डी, ठीक है, देखो तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी। अच्छा, एक चीज देखिए कि D तो कांस्टेंट रहेगा और पोटेंशियल आपको पता है कि K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब E भी K टाइम्स डिक्रीज हो गई है, ठीक है। E भी देखो K टाइम B की जगह पर क्या लिखोगे, तो यानी D तो कांस्टेंट है, तो आप E नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू लिख सकते हो B नॉट और बाय K, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि E नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई K, यानी पोटेंशियल अगर इंक्रीज हुआ है, देखिए ऐसे कर लीजिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा। भाई पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां से डिक्रीज हो जाएगी। और वैसे भी पता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स डिक्रीज होती है। तो क्लियर हो गया ये भी, E नॉट इज इक्वल टू रहेगी, लेकिन ये भी कम हो गया। अच्छा जी, और क्या रह गया, कैपेसिटेंस हो गया, E हो गया, और आपका Q हो गया। अब एनर्जी की बात और कर लेते हैं। तो इसमें एनर्जी के हमारे पास फॉर्मूले हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्यू स्क्वायर बाई टी सी, यानी एक चीज कांस्टेंट है तो इसी को ले लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो आप देखिए q तो कांस्टेंट है और c आपको पता है इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब जो एनर्जी है अपॉन 2c नॉट k, यानी एनर्जी भी k टाइम्स डिक्रीज हुई है। तो एनर्जी आप फाइनल लिख दोगे q नॉट स्क्वायर बाई 2c नॉट k। तो एनर्जी भी डिक्रीज हुई, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हुआ, पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ और Q रहा कांस्टेंट। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, तो इतनी चीज हुई इसमें। अच्छा, अगर हम आपसे फोर्स की बात करें, फोर्स का क्या होगा, ठीक है, फोर्स भी प्लेटों पर अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो देखिए फोर्स का इफेक्ट, तो आपने पहले फोर्स निकाली थी कैपेसिटर पर, वो आई थी आपकी, याद करो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट के कारण जो फोर्स आई थी वो थी क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फिर बात करते हैं, तो देखिए सपोज करो ये डायरेक्ट इंसर्टेड हो चुका है, तो इस प्लेट पर अगर हम फील्ड निकालें तो पॉजिटिव की तरफ से इधर
तो F देखिए, तो पॉजिटिव की वजह से इधर तो वो हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। इस नेगेटिव की वजह से इधर आ रहा है, देखिए ये नेगेटिव की वजह से इधर ये हो जाएगी माइनस Q, और इसे मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक का Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉजिटिव की वजह से इधर, ठीक है, नेगेटिव की वजह से इधर, पॉजिटिव की वजह से इधर, तो प्लस क्या हो जाएगी क्यू आई स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इज कैंसिल भाई, पॉजिटिव से इधर, देखिए पॉजिटिव की फील्ड इधर, पॉजिटिव की फील्ड इधर, नेगेटिव की फील्ड इधर, ठीक है, तो इसकी वजह से नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो गया। तो फोर्स जो होगी वो रिमेन सेम रही है, यानी फोर्स, प्लेटों की फोर्स पर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो पहले की तरह ही है, तो फोर्स रिमेन सेम। बाकी सब चीज हमने निकाल ली। अच्छा, अब एनर्जी की बात करें कि एनर्जी रियलिटी में गई कहाँ, भाई एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी कहाँ गई, तो एनर्जी हमें पता है कि एनर्जी एफ एक्सटर्नल हम लगा रहे हैं इसे रोकने के लिए, तो एनर्जी जो है वो इसी एफ एक्सटर्नल में चली गई है, क्योंकि हमने पढ़ा है डेल्टा वी इज इक्वल टू, मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ एनर्जी जब निकालते हैं तो ठीक है, वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल माइनस एफ इलेक्ट्रिक, इन दोनों को निकालेंगे तो आपको एनर्जी पता चल जाएगी कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी है वो इस एफ एक्सटर्नल की वजह से लॉस हो गई है, ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें मोस्टली क्यू वी ई और सी के बारे में बात करनी होती है, ज्यादातर इनको पूछता है या एनर्जी पूछ लेता है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है कि एफ निकालना है तो एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो केस था आपका जब आपने बैटरी को रिमूव कर दिया। अच्छा जी, अब सेकंड केस लेते हैं जब बैटरी कनेक्टेड ही रहती है, ठीक है, बैटरी नॉट रिमूव, बैटरी कनेक्टेड ही रही है, तो बैटरी को हम कनेक्टेड ही रहने देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। देखिए बैटरी कनेक्टेड रहने से आपको पता है क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, बैटरी कनेक्टेड रहने से पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पहले बैटरी रिमूव करने से Q कांस्टेंट था, और इस बार बैटरी कनेक्टेड रहने से आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, बैटरी हटाने से बैटरी लगी हुई है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा तो इसका मतलब V सेम रहेगा, तो इस केस में V कांस्टेंट रहेगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर बैटरी रिमूव कर दें तो क्या कांस्टेंट है और बैटरी को रहने दें तो क्या कांस्टेंट है, तो एक चीज तो हमें ये पता चलेगी। अब फिर चेक कर लेते हैं आपके, तो पहले फिर ले लीजिए बिफोर और फिर ले लीजिए आफ्टर, चलिए जी, तो फिर वही ले लेते हैं, पहले ले लीजिए Q पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर C पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर B पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर E पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और फिर U पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो सिंपल सिंपल है। तो इस बार क्या कांस्टेंट है, इस बार देखिए ये चीज कांस्टेंट है, तो V नॉट इज इक्वल टू V कांस्टेंट, तो एक चीज तो हमें कांस्टेंट हो गई है। कैपेसिटेंस का मैंने तुम्हें बताया है, कैपेसिटेंस को ऑलवेज के टाइम्स इंक्रीज होता है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही है, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं Q की, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, Q इज इक्वल टू होता है CV, और इस बार C बढ़ रहा है, तो C बढ़ रहा है तो इसका मतलब Q भी बढ़ गया, तो ये हो जाएगा C नॉट के B, तो इसका मतलब चार्ज बढ़ गया, ठीक है, चार्ज बढ़ रहा है, इस बार C भी बढ़ रहा है, D कांस्टेंट है। अब V कांस्टेंट है तो आपको समझ में आ जाएगा कि EV कांस्टेंट होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू हमने पढ़ा है ED, D तो कांस्टेंट होता ही है, अब B कांस्टेंट तो EV कांस्टेंट है यहाँ पर, चलो जी, B कांस्टेंट E कांस्टेंट। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो एनर्जी में इसमें कौन सा टर्म कांस्टेंट है, V, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, हाफ CV² वाला, तो आप हाफ CV² वाला फॉर्मूला ले लीजिए, हाफ CV², इस बार जो C है वो आपको पता है, देखिए 1/2 C नॉट के V², इसका मतलब एनर्जी भी बढ़ रही है, तो इस बार ये वाले टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं, Q इंक्रीज, C इंक्रीज एंड
एनर्जी इंक्रीज, ठीक है, ये दो टर्म्स आपके कांस्टेंट हैं। तो ये केस था आपका जो आपसे पूछता रहता है कि एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वी पर क्या पड़ता है, ई पर क्या पड़ता है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये दोनों केस हो गए आपके व्हेन बैटरी रिमूव्ड एंड व्हेन बैटरी कनेक्टेड। क्लियर है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। तो इस पे तो बस यही चीज पूछी जाती है, तो आप इजीली कर सकते हैं। और एक चीज आपको हमेशा रखनी है कि अगर बैटरी रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट क्या रहता है, तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, बैटरी हटाते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था बैटरी वाला केस। अब इसमें एक छोटा सा केस अगर आप चाहो तो पोटेंशियल और निकाल सकते हैं हम कैपेसिटर का, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें दो टाइप के कैपेसिटर ले लेते हैं, स्फेरिकल ले लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ले लेते हैं, और उन पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यही एक कंसेप्ट रहा छोटा सा इसमें, तो इसको भी हम चलो कर लेते हैं कि पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पोटेंशियल वगैरह हम निकाल कर देख लेते हैं। तो इसका क्या करना होता है, तो देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये भी, कि सपोज करो एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया और एक और स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया, ये दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। जो ए वाला है ये हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। बी वाला तो आपको पता है हॉलो ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हॉलो होगा तभी हम ए को इसके इनसाइड रख सकते हैं, ठीक है। सेंटर से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए r1 है और इसकी डिस्टेंस आप मान लीजिए r2 है, और इस पर चार्ज हो गया +q, और बड़े वाले को हम क्या कर देते हैं, अर्थिड कर देते हैं, ठीक है, अर्थिड वाली केस हो गया। तो बड़े वाले को अर्थिड करने से क्या होगा कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा, चार्ज जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। याद रखना है, अर्थिड करने से पोटेंशियल जीरो होता है, चार्ज जीरो नहीं होता है। तो पोटेंशियल से क्या हो गया, सॉरी, अर्थिड करने से क्या हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया। इसका पोटेंशियल चलो बी ए मान लेते हैं। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर से, तो क्या इसकी कैपेसिटेंस भी निकालनी है, तो कैपेसिटेंस के लिए C = Q/B जरूरत पड़ेगी हमें। तो अब देखिए कि अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर चार्ज देखना चाहेंगे तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, यहाँ +q है तो यहाँ पर क्या होगा, तो वो देखना है। तो उसके लिए हम एक टर्म्स लगाते हैं कि सपोज करो इसके आउटर सरफेस पर q चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, लेट q बी द चार्ज ऑफ आउटर सरफेस ऑफ बी को मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का नेट पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं BA + BB = 0। तो BA की वैल्यू क्या लिखे, अब BB तो हमें पहले से पता है, पहले से ही जीरो है। BA को देख लेते हैं, तो BA के लिए देखिए एक इस चार्ज की वजह से और एक चार्ज इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल डबल हो जाएगा। तो पोटेंशियल BA के लिए क्या लिखोगे, एक तो लिखोगे इसके सरफेस पर, ठीक है, तो पोटेंशियल लिख लेते हैं इसका। तो पोटेंशियल हो गया आपका Q/R2 प्लस इसकी वजह से इनसाइड पॉइंट हो गया Q/R2 = 0। तो हम लिख सकते हैं KQ/R2 - KQ/R2, ठीक है, R2 से R2 कैंसिल, K से K कैंसिल, माइनस, तो Q की वैल्यू -Q, ठीक है, यानी Q = -Q। तो हम इस इनसाइड में इसके पर -Q प्लेस कर सकते हैं। और हम इसे एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि इनसाइड में -Q आया होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस मान लें, तो कुल मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। भाई सपोज करो कि हम इस सरफेस को गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, तो अगर हम इस सरफेस को गॉसियन सरफेस मान लें तो जो Q इनसाइड है वो क्या होगा, इसमें जीरो, और Q इनसाइड जीरो कब हो सकता है कि +Q -Q मिलकर जीरो हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये +Q होगा और ये -Q होगा, ठीक है। भाई EDA पढ़ा है हमने, EDA = Q0 Q इनसाइड अपॉन ε0, गॉस लॉ वाला। तो गॉस लॉ का सरफेस बनाया,
तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखाना है कंडक्टर में तो प्लस माइनस सेम, मतलब नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। अब नेट चार्ज तो जीरो जब ही होगा जब एक प्लस क्यू हो और एक माइनस क्यू हो, दैट इज जीरो। ठीक है, तो अब हमें जो चार्ज मिला वो इस एरिया में मिल गया, ये बाउंडेड एरिया है और इस बाउंडेड एरिया का हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, वो होगा C इज इक्वल टू क्यू बाय चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो C इज इक्वल टू क्यू बाय चेंज ऑफ पोटेंशियल का मतलब BA माइनस BB, ठीक है, BA माइनस BB। अब BB तो हमें पता है BB तो जीरो है, तो BA का निकाल लेते हैं, तो BA का हो गया C इज इक्वल टू Q अपॉन KQ बाय R1, ठीक है, इसके लिए सरफेस और इसके लिए आउटर, और माइनस KQ बाय R2, ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का, पोटेंशियल हमेशा इस साइन लेते हैं, इसको यहां से सोल्व कर लीजिए तो आपका कैपेसिटेंस मिल जाएगा आपको। C इज इक्वल टू KQ कॉमन कर लें, अब Q है ही ऊपर और ये बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है, Q से Q कैंसिल आउट कर दें तो 1 अपॉन K, ये हो गया R2 माइनस R1 और अपॉन R1 R2, R1 R2 को हम ऊपर ले जाएं तो R1 R2 अपॉन K R2 माइनस R1, ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पोटेंशियल। C इक्वल टू Q बाई V K, ठीक है, ये हो गया, ये हमने कॉमन ले लिया, दैट इज डिफरेंस, Q से Q बढ़ गया, ये ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। एक और ले लेते हैं, अगर इसमें ज्यादा जरूरत पड़े तो सिलेंड्रिकल और निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए, कैपेसिटेंस लिख लीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ले लीजिए। तो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना लेते हैं, ये एक्सिस, इसके अंदर एक और, ठीक है, ये एक्सिस है, एक्सिस से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए a, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए v। ये चार्ज तो सरफेस पर फिल होगा, तो हमें पता है कि चार्ज कहां पर फिल होगा, सरफेस पर, तो सरफेस पर डेंसिटी आ जाएगी लैम्डा, ठीक है, सरफेस पर चार्ज डेंसिटी होगी प्लस लैम्डा और इस पर हो जाएगी माइनस लैम्डा, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है, प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा। तो अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है इसका, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है Q बाय B। लेकिन यहाँ Q की प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सिलेंडर है, सपोज करो इनफाइनाइट सिलेंडर है, तो इनफाइनाइट सिलेंडर में चार्ज कैसे पता लगा सकते हैं, तो चार्ज पता लगाना मुश्किल है, तो हम क्या करें कि एक L लेंथ के सिलेंडर में चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय, ये कौन सी है, सॉरी ये है लैम्डा, लीनियर है तो इसे लिख सकेंगे लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा L, ठीक है, तो इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए C इज इक्वल टू लैम्डा L बाय B, तो हम निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय B। तो अगर हम इसे निकाल लें तो हमें सिंपली आंसर मिल जाएगा कि कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगी इसकी, लैम्डा अपॉन चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालना है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, आपको पता है, चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि चेंज ऑफ पोटेंशियल के लिए आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E dr। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है सिलेंडर के लीनियर वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, याद हो तो, ठीक है, तो वो होती थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर देखिए, वहां से पता चल जाएगा कि एक लीनियर वायर में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, और लिमिट लगा दे, लिमिट कहां से होगी, a से लेकर b तक। तो डेल्टा V इज इक्वल टू लैम्डा बाहर ले लीजिए, 2 पाई बाहर ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r, a से लेकर b। तो dr अपॉन r का इंटीग्रेशन क्या होता है, log r, और वैल्यू है a टू b। तो यानी इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका log b बाय a। ठीक है जी, तो यहां से आ गया आपका डेल्टा V, और इसे यहां पुट कर दीजिए तो आपको कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ मिल जाएगी यहां से। तो सिंपल है ये चीज, ठीक है। तो ऐसे हम कैपेसिटेंस निकाल सकते थे सिलेंड्रिकल की, और इससे पहले निकाली थी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो यही कंसेप्ट थे इस चैप्टर के अंदर, मोस्टली सभी कंसेप्ट आपके क्लियर कर लिए गए हैं, और उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट करें, हम उसे और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेक्स्ट चैप्टर नया स्टार्ट होगा, जो कि शायद पॉसिबिलिटी है करंट इलेक्ट्रिसिटी ही होगा, थर्ड से स्टार्ट करेंगे। और आपके फिजिक्स के मार्क्सों को बस गेन कराना है, यही एक एम है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी कोई डाउट्स वगैरह है तो जरूर कमेंट करें, ताकि हम उन्हें दूर करने की कोशिश कर सकें, ठीक है। ओके।